नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और झारखंड टेट के एक फिर से नए क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग आज कवर करेंगे एसएसटी यानी सोशल स्टडी। अगर जिनका भी सोशल स्टडी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। और हम लोग यहाँ पर सारे यूनिट को कवर कर रहे हैं। और यूनिट को जो कवर कर रहे हैं, हमारा कवर करने का तरीका क्या है, हम लोग प्रैक्टिस सेट के रूप में ही इसको सॉल्व कर रहे हैं। और जहां डिस्कशन करने का जरूरत होता है हम लोग डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं। इससे हमारा क्या यूनिट भी कवर हो जाता है। और हम लोग जो एमसीक्यूज पे फिर से आना पड़ता है यूनिट को पढ़ने के बाद, वो नहीं आना पड़ेगा। एक ही बार में दोनों काम हो रहा है ना। एक तीर से हम लोग दो निशान लगा रहे हैं, एक प्रैक्टिस सेट। और ये जो प्रैक्टिस सेट कैसे प्रश्न है, मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज है जो विभिन्न टेट एग्जाम में आए हैं। चाहे वो बिहार टेट हो, राजस्थान टेट हो, यूपी टेट हो या एमपी टेट हो, जिस भी स्टेट का हो, उनके प्रश्नों को हमने प्रीवियस ईयर जो उनके प्रश्न है उनको हमने शामिल किया है। और उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जो आपके नए सिलेबस में है, जो आपके नए सिलेबस में है। सिलेबस की जब बात आई, कुछ बच्चे अभी भी कमेंट करें, सर सिलेबस कब चेंज होगा, सिलेबस हम लोग पढ़ाई कब चालू करें। सिलेबस, अरे भाई सिलेबस दे दिया गया है, उसी सिलेबस के अनुसार आपको तैयारी कर देनी चाहिए शुरू। और अभी आप अगर नहीं किया है तो बिल्कुल समय नहीं है, बिल्कुल लग जाइए, यही सिलेबस पर आप तैयारी कीजिए। सिलेबस चेंज करने के मूड में सरकार ज्यादा है नहीं। ईश्वर का बहुत ज्यादा प्रेशर रहा तो उन्होंने कह दिया, लेकिन सिलेबस चेंज होने की गुंजाइश ना के बराबर है। क्यों? क्योंकि नियमावली में भी चेंज करना होगा, सिलेबस चेंज करना होगा। क्योंकि नियमावली में साफ साफ लिखकर स्नातक स्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अब प्रश्न इजी कहां से होगा? जब ग्रेजुएशन लेवल का इन साफ साफ लिख दिया नियमावली में, तो फिर कहां से प्रश्न इजी पूछा जाएगा? नियमावली में भी बदलना होगा, और जो कि इतना कम समय पॉसिबल है नहीं। अगले महीने या जो अक्टूबर है, कोड ऑफ कंडक्ट लग रहा है, आचार संहिता लग रहा है, और सरकार को चुनाव में जाना पड़ेगा। उसके बाद तो कुछ होगा भी नहीं। जो करना है 1 महीने के अंदर करना है, और 1 महीने में इतने काम पॉसिबल नहीं है। सिलेबस भी चेंज कर दें, नियमावली भी चेंज कर दें, फिर से एग्जाम भी कंडक्ट करा लें। इसीलिए जो सिलेबस मिला है उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी शुरू कर दें, अगर नहीं किए हैं तो। और जो कर रहे हैं वो स्मार्ट बच्चे, उन सबको ऑल द बेस्ट, आपका रिजल्ट आएगा। तो चलिए क्लासेस को स्टार्ट करते हैं, आपका समय जाया ना करते हुए। पहला प्रश्न आप सभी के लिए, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? एक नदी है जिसका नाम है आपका सांगपो। सांगपो नाम कहां पर उसको बोलते हैं हम लोग? तिब्बत में। इंडिया में भी वही नदी, सेम नदी इंडिया में भी बहती है। तो इंडिया में उसको किस नाम से जानते हैं, ये आपसे पूछा जाए। तिब्बत में एक नदी है जिसका नाम है सांगपो, भारत में किस नाम से जानी जाती है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या सिंधु? तो भारत की जो ब्रह्मपुत्र नदी है ना, वही नदी तिब्बत में आपका सांगपो कहलाती है, भारत की ब्रह्मपुत्र नदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक गर्म यानी वैश्विक गर्माहट तापमान बढ़ाता है। ग्लोबल वार्मिंग क्या कर रहा है? विश्व के तापमान को बढ़ा रहा है। आप न्यूज में देखते होंगे कि ये जो अब प्रत्येक जो नया साल आता है, जैसे अभी 2024 है, आपका 2025 आएगा, तो आप देखेंगे 2024 से ज्यादा वो साल गर्म रहता है, रिकॉर्ड बनते जा रहा है। क्यों? ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी होता है, ये हमें कमेंट में आप बताएं, क्योंकि पिछले क्लास में हमने बताया था सबसे ज्यादा जिस गैस का कह सकते हैं जो गैस उत्तरदायी है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, वो कौन सा गैस है, पिछले क्लास में हमने बताया था। आप कमेंट करके मैं बताएं ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी गैस हमारा कौन सा है। चलिए प्रश्न पे आते हैं। ग्लोबल वार्मिंग जो है तापमान को बढ़ाता है, टेम्परेचर को बढ़ाता है। तो कहां के टेम्परेचर को बढ़ाता है आपसे ये पूछा जा रहा है। कहां का? क्षोभ मंडल का, आयन मंडल का, मध्य मंडल का, या फिर समताप मंडल का? कहां का तापमान बढ़ाता है ये आपको बताना है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके पहले आपको ये समझना होगा वायुमंडल के जो ये विभिन्न परत हैं, इनका स्ट्रक्चर किस प्रकार का है, थोड़ा उनको देख लेते हैं। इसके बाद फिर लोग प्रश्न पे आएंगे, ठीक है। ये है आपका वायुमंडल। वायुमंडल काफी मोटी परत है, हमारे पृथ्वी के चारों ओर वो उसका तो उनका आवरण है, घेरे हुए हैं। इसी में अलग अलग लेयर है, जैसे ये जूम कर देता हूं, हाँ ठीक है, हाँ ये विभिन्न लेयर हैं। इस लेयर का नाम आप याद रख सकते हैं। सबसे स्टार्टिंग, सबसे नीचे आपको क्या दिख रहा है? सबसे नीचे आपको कौन सा मंडल दिख रहा है? यहाँ पे ये क्षोभ मंडल। इसी मंडल में हम लोग रहते हैं, हम लोग क्षोभ मंडल में रहते हैं। इसके बाद क्या है? समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, ताप मंडल और वायुमंडल। तो ग्लोबल वार्मिंग जो होता है ना, जो अर्थ का सबसे नियरेस्ट में लेयर है, वहीं पे तो ग्लोबल वार्मिंग होगा, और वहीं का तापमान बढ़ेगा, तब तो हमें गर्मी लगती है। हम लोग बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग की समस्या आ गई है। तो ग्लोबल वार्मिंग कहाँ होगा? क्षोभ मंडल में, जो सबसे निचला मंडल है। तो चलिए प्रश्न पे फिर चलते हैं। अब आपको सॉल्व करने में कोई भी परेशानी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, और देखिए फिर से प्रश्न को आप पढ़िए। ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक गर्माहट में तापमान बढ़ता है। कहां का बढ़ता है? अब आप आंसर करें।
कहाँ का बढ़ता है? क्षोभ मंडल, आयन मंडल, या फिर मध्य मंडल, या फिर समताप मंडल। जो सबसे निचला लेयर है, कौन सा सबसे निचला था? क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल में ग्लोबल वार्मिंग के कारण टेम्परेचर बढ़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भूपर्पटी में सबसे अधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला तत्व है। यानी तो यहाँ पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को आपको समझना होगा। तो भूपर्पटी किसको कहते हैं? जैसे अगर हम नीचे चलते इस फिगर को देख लेते हैं, दिख रहा आपको? चलिए, ये पृथ्वी का आंतरिक हिस्सा है। पृथ्वी का जो हम जो जिस पर हम लोग खड़े हैं, यह क्या है? यही है क्रस्ट, यही है भूपर्पटी। हम लोग जो रहते हैं, कहाँ रहते हैं? भूपर्पटी पे रहते हैं। तो यही है क्रस्ट। ये सबसे ऊपर हमारा क्रस्ट हो गया, ये क्रस्ट हो गया। इसके बाद का जो इलाका है ये वाला, ये मेंटल है, इसको मेंटल बोलते हैं। इसके बाद निचला वाला जो इलाका उसको कोर बोलते हैं। कोर सबसे कह सकते, कोर सबसे कह सकते डेंजर चीज है ना। यहाँ पे आपको ये लिक्विड फॉर्म में मिलता है, कुछ सॉलिड फॉर्म में मिलता है, और यहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई होता है। जो कोर को भी 3 भागों में बांटा गया, आउटर कोर, इनर कोर और इनर मोस्ट कोर। ठीक है, इनर मोस्ट कोर जो ये वाला इलाका होता है ना, ये सॉलिड होता है, ये ठोस होता है। ये वाला इलाका जो है इनर मोस्ट, ये सॉलिड होता है ना, ये वाला सॉलिड होता है, ठोस होता है, ये ठोस होता है। और ये फिर आपका लिक्विड होता है, ये वाला इलाका लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि क्रस्ट यानी ये वाला जो पार्ट है पृथ्वी का, ये वाला पार्ट, सबसे ऊपर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? आपसे ये पूछा जा रहा है, इस इलाके में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? तो इस इलाके में पाया सबसे ज्यादा आपका O2 ऑक्सीजन पाया जाता है। सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। तो चलिए ऑप्शन पे चलते हैं, वहां पे ऑक्सीजन है कि नहीं देखें। तो भूपर्पटी में सबसे अधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला तत्व है, क्या तत्व है सबसे ज्यादा? अभी हम लोगों ने क्या देखा है? सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो वाला क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहां पर है? सी नंबर। तो सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन, सी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप केवल दक्षिणी गोलार्ध में है? आप अवगत हैं, हमारी पृथ्वी को 2 गोलार्ध में बांटा गया है। विषुवत रेखा जो मिडिल में हमारा जो सबसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है, वह हमारे पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। इसके उत्तरी भाग को उत्तरी अक्षांश मतलब उत्तरी गोलार्ध, और निचले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सा महाद्वीप कौन सा महाद्वीप सिर्फ और सिर्फ दक्षिणी गोलार्ध में है? यानी दक्षिणी गोलार्ध में इसमें से कौन सा महाद्वीप है? यूरोप, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया? कौन आपका सिर्फ और सिर्फ दक्षिणी गोलार्ध में? ये पूछा जाए। तो आपके लिए ग्लोब को देख लेते हैं। ग्लोब को देखिएगा ना, आप आंसर पे खुद ही पहुंच जाइएगा, मुझे बताने का आपका जरूरत नहीं होगा। ये आपका ग्लोब है, ग्लोब दिख रहा है आपको? ये आपका ग्लोब हो गया। यहां पर आप देख पा रहे हैं कितने कॉन्टिनेंट आपको दिख रहे हैं? कितने कॉन्टिनेंट दिख रहे हैं यहाँ पे आपको? सबसे पहले आपका नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका हो गया। यहाँ पे इसे व्हाइट ले लेता हूं, व्हाइट शायद आपको ज्यादा अच्छा दिखे। चलिए यहाँ पर ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका, ये आपका दक्षिणी अमेरिका, साउथ अमेरिका, और ये हमारा यूरोप है, ये यूरोप है, ये अफ्रीका है, ये एशिया है, और ये हमारा आपका ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, और ये अंटार्कटिका, जो कि निचला भाग अंटार्कटिका व्हाइट वाला देख रहे हैं, ये अंटार्कटिका है। तो ये आपके जो है महाद्वीप हैं, जिसको कॉन्टिनेंट कहते हैं, ये महाद्वीप हैं। इसमें से आपको ये जो रेखा खींची गई यहाँ 0 डिग्री रेखा जो कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश है, 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री लेटीट्यूड, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? विषुवत रेखा। इसको क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। इसको क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा का जो ऊपर वाला इलाका है, ये वाला जो इलाका है वो यहाँ इससे ऊपर, उसको हम लोग उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। प्रश्न है कौन सा महाद्वीप सिर्फ और सिर्फ दक्षिणी गोलार्ध में है? यहाँ पे देखिए साउथ अमेरिका दोनों में है, उत्तरी गोलार्ध में भी इनका पार्ट आ रहा है और दक्षिणी गोलार्ध में भी इनका पार्ट आ रहा है साउथ अमेरिका का, यानी सिर्फ दक्षिणी गोलार्ध में ये नहीं है। अफ्रीका भी देखिए दोनों में है, अफ्रीका का कुछ हिस्सा ऊपर है, कुछ हिस्सा नीचे भी है, और एशिया का थोड़ा सा पार्ट नीचे है, बाद बाकी सब उत्तर में ही है, उत्तरी गोलार्ध में ही है। लेकिन ये वाला जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया कहां पर है? और सिर्फ दक्षिणी गोलार्ध में है। ऑस्ट्रेलिया कहां पर है? दक्षिणी गोलार्ध में है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा
महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में है, तो क्या होगा आंसर? आंसर आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो चलिए क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चन अब पढ़ते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा महाद्वीप केवल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? तो दक्षिणी गोलार्ध में कौन सा महाद्वीप हो गया आपका? दक्षिणी गोलार्ध में कौन सा महाद्वीप है? यूरोप, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया? अभी आपने देख लिया है, कौन सा हो जाएगा आपका? ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, लखनऊ समझौता 1916 किन दो के मध्य हुआ था? जब आप मॉडर्न इंडिया से पढ़ेंगे तो 1916 में कांग्रेस और एक संगठन था जिसके बीच आपका लखनऊ समझौता हुआ था। तो लखनऊ समझौता कब हुआ था, यह भी प्रश्न आ सकता है। तो लखनऊ समझौता आपका हुआ था कब? 1916 में। लखनऊ समझौता कब हुआ था आपका? 1916 में। तो 1916 ये भी याद रखिएगा, पूछा जाएगा आपसे सीधे कि लखनऊ समझौता कब हुआ था। ये भी आपसे सीधे प्रश्न पूछा सकता है, लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में। तो किन दो के मध्य हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था? मैंने पहले कह दिया कांग्रेस, तो कांग्रेस कहां पर है? कांग्रेस और इसके साथ किसका हुआ था? मुस्लिम लीग का। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच 1916 में समझौता हुआ था, जो कि कहां हुआ था? लखनऊ में हुआ था, इसलिए समझौता का नाम है लखनऊ समझौता। इसके बाद कह सकते हैं कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने मिलकर आजादी की लड़ाई में साथ लड़ने का निर्णय लिया। उनके बीच कुछ इश्यूज थे जो कि सॉल्व हो गया था इस समझौता में 1916 में। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है? इसमें से 3 ऐसे हैं जो भारत का यूनियन टेरिटरी है, संघ शासित प्रदेश है, और एक उसमें से संघ शासित प्रदेश नहीं है। वो आपको बताना कौन संघ शासित प्रदेश इसमें से नहीं है। सबसे पहले मणिपुर। मणिपुर एक स्टेट है हमारा, बिल्कुल यही आंसर हो जाएगा, ये संघ शासित प्रदेश नहीं है। चंडीगढ़ हमारा यूटी है, लद्दाख भी हमारा यूटी है, और जम्मू और कश्मीर को भी यूटी बना दिया गया है, ये भी केंद्र शासित प्रदेश है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मणिपुर। मणिपुर हमारा एक राज्य है, वो केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। नेक्स्ट, सौर सेल के निर्माण हेतु किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? सौर सेल जो बनता है, सोलर प्लेट, वहां पर किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? लेड, सोडियम, कॉपर या सिलिकॉन? तो वहां उपयोग किया जाता है वो पदार्थ हमारा सिलिकॉन, और सिलिकॉन का बहुत ज्यादा जरूरत होता है हमारा अगर सोलर सिस्टम को आगे बढ़ाना है इंडिया को, तो सिलिकॉन बहुत हैवी मात्रा में चाहिए। ठीक है, सबसे मुख्य पदार्थ हमारा सिलिकॉन। अगर सौर सेल का निर्माण करना है तो उसके लिए सिलिकॉन बहुत ही जरूरी होता है। ऑप्शन डी, 4 नंबर आपका आंसर हो गया। ये हिस्ट्री से जुड़ा हुआ प्रश्न है। अलबरूनी। अलबरूनी कौन थे? एक इतिहासकार थे जो कि मोहम्मद गजनी के साथ इंडिया आए थे। तो अलबरूनी ने एक किताब लिखी जिसका नाम क्या है? किताबुल हिंद। ठीक है, यह किताबुल हिंद उसका नाम है। अलबरूनी जो लिखा है किताबुल हिंद, तो अलबरूनी की पुस्तक का नाम है किताबुल हिंद। उसने इंडिया के बारे में जो वर्णन किया है, अलबरूनी ने इंडिया के बारे में जो वर्णन किया अपने पुस्तक में, उसमें से कौन सा एक कथन सही नहीं है? इसमें से एक ऐसा है जो सही नहीं है, आपको ये चूज करना है। क्या सही नहीं है? पहला, अलबरूनी जहां से आए थे उसे आज उज्बेकिस्तान कहते हैं, ये सही है। अलबरूनी जहां से आए थे, वर्तमान में वो क्षेत्र का नाम क्या है? उज्बेकिस्तान, ये सही है। 1000 से भी ज्यादा साल पहले वह भारत आए थे। जी हाँ, मोहम्मद गजनी कब आए थे? आप लास्ट जो मोहम्मद गजनी का आक्रमण था 1027 में, 1027 एडी में वो आए थे, 1027 ईस्वी में आए थे। और आज हमारा कितना है? 2024 है। तो क्या 1000 साल नहीं हो गया? 1000 साल से पहले आए थे, ये भी सही है, ये भी सही है। उसने भारत के उस समय के तालाबों के बारे में कुछ भी नहीं लिखा, नहीं, उसने भारत के तालाबों की प्रशंसा की थी, ये गलत है। उसने अपने लेखों में भारत में तालाब बनाने की तकनीक की प्रशंसा की है, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका गलत है कि उसने तालाबों के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। तालाबों के बारे में लिखा है और यहाँ तालाब बनाने की जो तकनीक थी उसकी उन्होंने प्रशंसा करी है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर हो जाएगा? एक बार देख लें पूरा। ऑप्शन नंबर आपका 3 जो है ये गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, भारत में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम कब आरंभ किया गया? भारत आज एक पोलियो मुक्त देश है, यहाँ पर कह सकते लगभग पोलियो की समाप्ति हो गई है, तो इसके लिए कार्यक्रम चलाया गया था पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम।
नहीं तो 2 बूंद जिंदगी के लिए, अमिताभ बच्चन का आप ऐड देखते होंगे, बचपन में हम लोगों ने देखा अमिताभ बच्चन का ऐड, और इसको और अभी तक वो ऐड चल रहा है ना, 2 बूंद जिंदगी के लिए, और जहां पर ड्रॉप पिलाया जाता है बच्चों को। तो भारत में जो पल्स पोलियो टीकाकरण का कार्यक्रम था वो कब आरंभ किया गया था? 1985, 2005, 1995 या 1990, ये कार्यक्रम आरंभ किया गया था 1995 में, है ना। आज लगभग 30 साल होने को है, और ये काफी सफल कार्यक्रम रहा है, ये काफी सफल कार्यक्रम रहा है। नेक्स्ट, भारत में प्रथम रेलगाड़ी की शुरुआत कब हुई? यानी भारत में पहली बार रेलगाड़ी कब चली? भारत में पहली बार रेलगाड़ी की शुरुआत कब हुई? 1860, 1856, 1853 या फिर 1859? तो भारत में जो पहली रेलगाड़ी चली ना, वो 1853 में चली थी। कहां से कहां तक चली थी ये भी पूछा सकता आपको। ये चली थी आपका मुंबई से लेकर, मुंबई के बगल में एक जगह ठाणे, उसको कहीं के ठाणे भी बोलता है ना, मुंबई से ठाणे के बीच चली थी रेलगाड़ी। कहां से? मुंबई से ठाणे के बीच। और ये कितने किलोमीटर का था? 34 किलोमीटर, ये भी पूछा सकता है, 34 किलोमीटर का था ये। तो भारत में पहली ट्रेन कब चली, पहली रेलगाड़ी कब चली? 1853 में, अंग्रेजों के शासनकाल में। और कहां से कहां तक चली? मुंबई से लेकर ठाणे के बीच चली, और 34 किलोमीटर का ये आपका लेंथ था। तो चलिए, आज के सेट को हमने कंप्लीट कर लिया है। इसी प्रकार आप भी चाहते हैं कि जेटेट की कंप्लीट तैयारी करें, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की कंप्लीट तैयारी करें, सभी विषयों की तैयारी करें, और कम समय में ज्यादा तैयारी करें, एग्जाम फाइटर नंबर के साथ जुड़ जाए। और एग्जाम फाइटर नंबर के साथ जुड़ने के लिए कोई फीस, कोई पेमेंट नहीं है। बस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर लें, और आपको एवरीडे क्लासेस की वीडियो मिल जाएगी। अगर आपको नोट्स चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाएं और वो आपको टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, वहां पे इनका आंसर भी मिल जाएगा, और जो भी नोट्स उपलब्ध होगा आपको वहां पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए क्लास में। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1। जय हिंद, जय भारत।